अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आज हम सल्फोनामाइड्स ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सल्फोनामाइड ड्रग्स की हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो सल्फोनामाइड सबसे पहले डिस्कवर हुआ है एक प्रोटोसिल डाई से। काम किया जा रहा था रंगों पर यानी कि डाइज पर, और एक साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहा था। बाद में दूसरा गेरहार्ड डोमेग ने आकर काम शुरू किया, तो उसने डाई में से एक ख़ास किस्म का केमिकल फाइंड किया जो कि सल्फोनामाइड था। और उस टाइम पर ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था। बहरहाल ये जो सल्फोनामाइड था, ये बॉडी से बाहर जब इनको बैक्टीरियल कल्चर पर लगाया जाता था तो ये बैक्टीरिया की डेथ काज नहीं करते थे। मतलब कि ये डाई जब लगाया जाता होगा तो बैक्टीरिया की फंक्शनिंग पे अफेक्ट नहीं करते थे, और जब इनको बॉडी के अंदर लगाया जाता था इंसान में, तब ये फंक्शन काज करते थे। एग्जैक्ट मैकेनिज़्म बाद में पता चला है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स की क्लीवेज होती है दरमियान से, फिर ये सल्फोनामाइड निकलता है प्रोटोसिल के अंदर से। फिर ये सल्फोनामाइड एज अ ड्रग काम करता है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो इस डॉक्टर ने इलाज के लिए इस्तेमाल किया इसको स्ट्रेप्टोकोकाई में, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की इन्फेक्शंस में। और इसने अपने डॉटर को भी स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन से बचाया इस ड्रग की मदद से, मरने से बचाया डॉटर को सल्फोनामाइड्स की मदद से। तो इस तरह ये इस बुनियाद पर इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ मिलने के लिए अनाउंस किया गया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया नोबेल प्राइज़ किसी वजह से, क्योंकि उस टाइम पर वार की कंडीशन थी जर्मनी में। तो इन्हें बाद में 1939 में ये नोबेल प्राइज़ मिला। और आज ये सल्फोनामाइड्स बहुत सारी केमिकल्स में बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ हो रही हैं। इनके बाद पेंसिलिन जो दरियाफ्त हुई है, पेंसिलिन ने इसकी बहुत सारी जगह को कवर कर लिया है, यानी कि इसका अल्टरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है, पेंसिलिन की अल्टरनेट फॉर्म्स को। सल्फोनामाइड की केमिस्ट्री 1932 में रिकॉग्नाइज हुई, मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर इसका, और क्लिनिकल यूज़ इनकी 1935 में होना शुरू हुए। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम अगर देखते हैं तो इसमें एक हमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर नज़र आता है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर के साथ सल्फानिलामाइड, ये वाला स्ट्रक्चर जो फंक्शनल ग्रुप है एक एनिलीन के साथ, यहाँ पर बेंजीन के साथ अमाइड है एनिलीन, एनिलीन के साथ सल्फानिलामाइड का स्ट्रक्चर यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट हैं इसके। बेंजीन के साथ अमाइनो ग्रुप दोनों मिलकर एनिलीन, और साथ में सल्फानिलामाइड, सल्फ़र और अमाइड स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही मैच करता है PABA से, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से बहुत ज़्यादा मैच करता है ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके सामने अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप इस पॉइंट पर और इधर COOH, तो ये बन जाता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इस स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा मैच करता है। हम ये बात क्यों पढ़ रहे हैं इस जगह पर, क्योंकि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड नॉर्मल एक प्रोसेस के अंदर मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया में और इंसान में, फोलिक एसिड बनाने के लिए।
तो हम इससे पहले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स के इनहिबिटर के तौर पर काम करता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर भी काम कर सकता है ड्रग। अब यहाँ पर जो सल्फोनामाइड है इसका स्ट्रक्चर मिलता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से। तो ये वहाँ पर जाकर एंजाइम के पास ये वाला स्ट्रक्चर इसका इनहिबिटर है। सल्फोनामाइड जो है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का इनहिबिटर है, तो रिएक्शन को वहाँ पर रोक देगा या कम कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ तो काज नहीं होगी, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नया डीएनए बनाने के लिए जो फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट थी, प्रोटीन्स बनाने के लिए फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। यानी कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक का काम करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने का काम करता है, बल्कि ये किल नहीं करता। तो ये वाला जो ग्रुप है सल्फानिलामाइड, ये ग्रुप नॉन एंटीबैक्टीरियल्स में भी पाए जाते हैं, सल्फोन यूरियाज बेंथोथायाजाइड्स वगैरह ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप है मौजूद, ये वाला ग्रुप है जो, उनको सल्फा ड्रग्स का नाम दिया जाता है। बेशक उनके अंदर ये वाला ग्रुप साथ मौजूद ना हो, उनको सल्फा ड्रग्स कहेंगे। सल्फा ड्रग्स भी अक्सर माइक्रोबियल एजेंट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ सल्फोनामाइड, उस मैकेनिज़्म को समझने के लिए इससे पहले हमें बुनियादी जो नॉर्मल, अभी इस डायग्राम के अंदर आप इन बातों को, 2 पॉइंट हैं जो कैंसिल कर दें, यानी कि सल्फोनामाइड्स और ट्राईमेथोप्रीम, ये दोनों केमिकल ट्राईमेथोप्रीम और सल्फोनामाइड्स को कैंसिल कर दें। ये है कि नॉर्मल एक इंसान में या बैक्टीरिया में PABA की ज़रूरत है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की, और टेरिडीन की। यहाँ पर एक एंजाइम है टेरिडीन सिंथेज, जो कि बनाता है डाई हाइड्रोक्लोरोटिक एसिड। अब अगर इस जगह पर ये सल्फोनामाइड आ जाता है तो वो इसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर चलेगा और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी और आगे सारा पाथवे रुक जाएगा। डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज ने बनाना है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर इसके बाद डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ने बनाना है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो तब ये यानी फोलिक एसिड जब बन जाएगा टेट्राहाइड्रो फॉर्म में, फिर ये मज़ीद डीएनए और अमाइनो एसिड्स वगैरह बनाने में भी रोल प्ले करता है। तो मेटाबॉलिज्म को हम रोक रहे हैं बैक्टीरिया की सल्फोनामाइड्स लगाकर। जो जर्नल स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर इस जगह पर NH2 है, हाइड्रोजन एक यहाँ पर मौजूद होना था, एक जो था हाइड्रोजन R की जगह पर आया है। तो ऐसा सल्फोनामाइड जहाँ पर R की जगह पर हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो उसको सल्फानिल आमाइड का नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे में इनहिबिशन कौन कर रहा है? ये सल्फोनामाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा और फोलिक एसिड जो है वो मज़ीद सारे रिएक्शंस को करने के लिए ज़रूरी था। अब जो सल्फोनामाइड है वो एनालॉग है PAB का, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का, यानी कि इसके फंक्शन को इसकी जगह पर जाकर अटैच हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। तो इस वजह से जो सल्फोनामाइड हैं वो सारे तकरीबन बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, बैक्टीरिया की फंक्शनिंग को रोकते हैं, ना कि उनकी डेथ काज करते हैं डायरेक्टली। आगे यही स्ट्रक्चर
डायरेक्टली जो मेटाबॉलिक पाथवे है एक और फॉर्म में शो किया गया है कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का ये जो स्ट्रक्चर है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर जो ये वाला हिस्सा है ये सल्फोनामाइड्स के जर्नल स्ट्रक्चर से मैच करता है। तो ये इधर आकर एंजाइम इसकी जगह पर, जहाँ पर इस कंपाउंड ने एंजाइम में जाना था उस जगह पर ये कंपाउंड जाकर जुड़ जाएगा। या फिर ट्राईमेथोप्रीम है जो इसके अलावा, जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी क्योंकि हमारे टॉपिक में ये शामिल नहीं है। ट्राईमेथोप्रीम इस स्ट्रक्चर से मैच करता है थोड़ा बहुत, तो वो इसका इनहिबिटर काम करेगा एंजाइम में। खैर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर पता चल गए हैं। इससे पहले सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर था, जर्नल स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल इसका इनहिबिटर कम्पिटिटिव, क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। इस तरह से डीएनए बनने का प्रोसेस, आरएनए बनने का प्रोसेस, प्रोटीन का प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि जब बैक्टीरिया ने 1 से 2 होना है, मतलब कि उससे बाइनरी फिशन करनी है, तो पहले अंदर वाला डीएनए रेप्लिकेट करना होगा। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन ही रुक जाएगी तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ भी रुक जाएगी। बैक्टीरियल ग्रोथ से मुराद ये नहीं है कि बैक्टीरिया का साइज़ में इजाफा हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ से मुराद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा। तो ये तादाद में इजाफे को रोकता है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये रिप्रोडक्शन को रोकता है। ऐसा समझ लें कि बाइनरी फिशन को रोक रहा है। SAR ऑफ सल्फोनामाइड, SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर उसकी एक्टिविटी में कैसे रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले पैरा अमाइनो ग्रुप इस पैरासाइड पर अटैच है, ठीक है, और एरोमेटिक रिंग ये बेंजीन है। सल्फानिलामाइड ग्रुप, और इसका जो R है यहाँ पर N1 पे, N1 इसकी वजह से कहा जा रहा है, इसको N4 कहेंगे ये वाला जो है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए अगर R में, सल्फानिलामाइड एक सल्फोनामाइड की टाइप बन जाएगी, डेरिवेटिव बन जाएगा। N1 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कोई और आ सकता है आगे, अब ये देखते हैं कैसे ये चेंज होगा। अब स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ अहम है इसके अंदर ये देखते हैं। बहुत सारी बातों की ये समरी निकाल कर यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत सारी थ्योरी की। सल्फोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप होना बेंजीन के ऊपर ज़रूरी है 1,4 पोजीशन पर, यानी कि 4th पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप और 1 पोजीशन पर सल्फ़र होना यहाँ पर ज़रूरी है सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर के लिए। इसके बगैर ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर वर्क नहीं करेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय other ring systems or introduction of additional substituent on it decreases or abolish activity। अगर इस जगह पर या इस जगह पर कोई नया सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप आता है या बेंजीन की जगह पर कोई और साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कोई और आ जाता है, तो उस टाइम पर इसकी जो एक्टिविटी है ड्रग की, पूरे ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो हिस्सा है अंदर एंजाइम में जाकर जुड़ना था। अब स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो जाएगा तो एंजाइम इसको अटैच नहीं करेगा अपने साथ। एक्सचेंज ऑफ सल्फानिलामाइड ग्रुप बाय CONH, अमाइड ग्रुप अगर इस जगह पर आकर लगा दिया जाए, इस ग्रुप की जगह पर अगर अमाइड ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो उसकी वजह से एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कि कंपाउंड काम नहीं करेगा ये ड्रग, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी
जाकर अटैच होना था फोलिक एसिड बनाने वाले एंजाइम में। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियाई एट N1। एरोमेटिक यहाँ पर कोई N1 पर कोई नया कंपाउंड लगाया जाता है इस पॉइंट पर। अभी देखते हैं यहाँ पर भी एक पिरिडीन अटैच किया जाएगा तो उससे पोटेंसी ज़्यादा हो जाती है कंपाउंड का, ड्रग का जो एक्शन है वो बढ़ जाता है अगर यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए R की जगह पर। तो ये इसका सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन है कि इस तरह से स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन से इसकी एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से। ये सारे ड्रग्स आप याद रखेंगे कि कौन सा ड्रग किस तरह की जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होगा तो उसके लिए क्या। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं सल्फोनामाइड के जर्नल स्ट्रक्चर के। इसके अंदर डिफरेंट बताए गए हैं डिफरेंट डिजीज़ में। रीडिंग करेंगे आप इनकी तमाम की। ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे कि सल्फाकिनाज़ीन वगैरह, और लेप्रोसी में डेप्सोन, सोलैप्सोन वगैरह। ये केमिकल या थेराप्यूटिक एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो सल्फोनामाइड से ताल्लुक़ रखते हैं। डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं सल्फोनामाइड के। सल्फापाइरिडीन, क्योंकि यहाँ पर देखें कि सल्फोनामाइड का जो सब्स्टिट्यूशनल N1 ग्रुप था वहाँ पर पाइरिडीन अटैच है, और सल्फाडायजीन इसकी वजह से सल्फामेथोक्साजोल, ये मीथेन यहाँ पर मौजूद है, और ये सल्फोनामाइड का पूरा स्ट्रक्चर था। इसी तरह ये सारे डेरिवेटिव बना दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक मज़ीद चेंज है लास्ट के अंदर। वो चेंज ये है कि इस ग्रुप पे भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की गई है। तो बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बारे में बताया है। सल्फोनामाइड जो हैं कौन कौन से बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया पर काम करते हैं। इनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टेफिलोकोकस नमूनिया पर, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस नोकार्डिया ये बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिन बैक्टीरिया, इन तमाम पर एक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करते हैं बैक्टीरिया पर। जनरल सेंसेस, जो कि असल टॉपिक है हमारे इस कोर्स का, जनरल सेंसेस ऑफ सल्फोनामाइड। हम सिर्फ यहाँ पर जर्नल स्ट्रक्चर तक ही पढ़ेंगे, बाकी नोट्स के अंदर मज़ीद इनके डेरिवेटिव्स बनाने का तरीका भी है, कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन वो बेंजीन को की नाइट्रिफिकेशन करवाई जा रही है, H2SO4 कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है और नाइट्रोबेंजीन बन गई है। टिन जो है यहाँ पर, टिन ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा, SNO2 बनाएगा, और HCl से जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के पास आएगा तो अमाइन ग्रुप बनेगा, अमाइनो ग्रुप बन जाएगा, तो फिर ये कहलाएगा एनिलीन। रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन से यहाँ पर अमाइन ग्रुप पे ये स्ट्रक्चर बना
और साथ में प्रोडक्ट के तौर पर एसिटिक एसिड भी बना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है एसिटिक एसिड। तो इससे कंपाउंड बनेगा एसिटेनिलाइड। इसका रिएक्शन करवाया जाएगा क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। क्लोरोसल्फोनिक एसिड में से रिएक्शन करवाने के बाद इस लास्ट पॉइंट पे ये ग्रुप अटैच होने के बाद मज़ीद इसकी साथ अमोनिया ऐड किया जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन निकल जाएगा इधर से और अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा था, ऊपर वाला हिस्सा, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करते हुए। हाइड्रोजन जो है HCl से आएंगे। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा ये रिमूव हो जाएगा, जो कि रिएक्शन में यहाँ पर नहीं दिखाया गया। और ये जो टोटल स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर सल्फोनामाइड में सल्फानीलामाइड, ये हाइड्रोजन होने की वजह से, क्योंकि इस नाइट्रोजन के जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है उसकी जगह हाइड्रोजन आ रहा है। सिंपली ये सबसे सिंपलेस्ट सल्फोनामाइड है। जर्नल स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है इसका। मज़ीद इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे मैकेनिज़्म की, लेकिन आगे जो है टॉपिक में इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि सल्फा डायजीन और सल्फा सेलाजीन वगैरह। कोर्स में हमारे सिर्फ जर्नल सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड का टॉपिक है, इसको आपने सिर्फ याद रखना है। बाकी डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मिक्सचर की फॉर्म में, ताकि बैक्टीरिया अच्छे तरीके से ख़त्म हो। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियासाइडल मिलाकर काम किए जाएंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल है ये सल्फोनामाइड से मुतालिक, पूरे चैप्टर से ये बनाया गया है। आपको वो पूरा चैप्टर भी शेयर कर दिया जाएगा। डिफरेंट यूजेस हैं इसके। हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है साइड इफ़ेक्ट में, नाउजिया, वोमिटिंग, हेडेक, मेंटल डिप्रेशन वगैरह। बिलीरुबिन इंड्यूस ब्रेन डिसफंक्शन करता है ये। हेपाटाइटिस, बोन मैरो डिप्रेशन, क्रिस्टलूरिया, यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स आते हैं जो इसके। स्किन के ऊपर लाइल सिंड्रोम काज करता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वगैरह। ये जो दाग नज़र आ रहे हैं सल्फोनामाइड्स की वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से है ये। तो अब इसके बाद ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन सल्फोनामाइड्स से ज़्यादा, जो कि सेफ़ हैं। उसके लिए अलग टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।